नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1946 के कैबिनेट मिशन की। वो मिशन जो भारत को एक रखने की शायद आखिरी और सबसे जटिल कोशिश थी। बिल्कुल। तो आज हम यही समझेंगे कि ये जो मास्टर प्लान था वो एक मास्टर फेलियर कैसे बन गया। चलिए कहानी शुरू करते हैं फरवरी 1946 से। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका है, ब्रिटेन में इटली की नई सरकार है और वो भारत में एक उच्च स्तरीय मिशन भेजने का ऐलान करती है। हाँ, इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। और उनका काम था भारत में शांति से सत्ता सौंपने का कोई रास्ता निकालना। यहाँ पे सबसे पहला और बड़ा सवाल तो यही उठता है कि अचानक अंग्रेजों को जाने कितनी जल्दी क्यों पड़ गई। मतलब ऐसा तो था नहीं कि वो अचानक बहुत उदार हो गए थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत के हिसाब से देखें तो ये एक तरह का सिस्टम फेलियर था। सिस्टम फेलियर। हाँ, उनका जो पूरा ढांचा था, कंट्रोल का, अफसरशाही, सेना, राजनीतिक रणनीति, वो सब एक साथ चरमरा रहा था। अच्छा। देखिए, सबसे पहले तो युद्ध के बाद राष्ट्रीय भावनाएं अपने चरम पर थीं। हाँ। ये अब सिर्फ शहरों के पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं था, ये गांव-गांव तक फैल चुका था। और जिस स्टील फ्रेम यानी इंडियन सिविल सर्विस के दम पे वो राज करते थे, उसमें भी कह सकते हैं जंग लगने लगा था। हाँ, और ये कमजोरी सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आ रही थी। आईसीएस के जो यूरोपीय अधिकारी थे, वो थक चुके थे, नई भर्तियां हो नहीं रही थीं और भारतीय अधिकारियों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। मतलब 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन को दबाने में उनकी कमर ही टूट गई थी। बिल्कुल। और इसका एक और नतीजा ये हुआ कि उनकी दशकों पुरानी गाजर और छड़ी वाली जो नीति थी, यानी कभी समझौता करो, कभी दमन करो। हाँ, वो अब काम नहीं कर रही थी। वो पूरी तरह से बेअसर हो चुकी थी। क्रिप्स मिशन के बाद उनके पास आजादी के अलावा देने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। और दमन का रास्ता भी बंद था। लगभग बंद था। जब भी वो बल प्रयोग करते तो दुनिया के सामने उनकी छवि खराब होती और नरमी दिखाते तो उनकी सत्ता कमजोर दिखती। मतलब वो एक जाल में फंस गए थे। लेकिन जो सबसे बड़ा डर था वो था 1942 जैसे एक और बड़े जन आंदोलन का। पर इस बार का डर पहले से ज्यादा गहरा था, है ना? बहुत ज्यादा गहरा था। इस बार उन्हें डर था कि जिस भारतीय सेना के बल पर वो पूरे देश को नियंत्रित करते थे, शायद वही उनका साथ न दें। रॉयल इंडियन नेवी का विद्रोह। बिल्कुल। वो विद्रोह और आईएनए कैदियों के लिए देश भर में जो समर्थन उठा, वो इस बात का साफ संकेत था कि राष्ट्रवाद की आग सेना की बैरकों तक पहुंच चुकी है। तो संक्षेप में उनके पास भारत पर जबरदस्ती कब्जा बनाए रखने के लिए न तो लोग थे, न पैसा और न ही इच्छा शक्ति। सही कहा। और लॉर्ड वेविल की एक बात है जो इस पूरी स्थिति को निचोड़ कर रख देती है। हाँ, वो जो उन्होंने अक्टूबर 1946 में कहा था। जी, उन्होंने कहा था, भारत में हमारा समय सीमित है और घटनाओं को नियंत्रित करने की हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। मतलब उन्होंने खुल्लम खुल्ला मान लिया था कि अब यहाँ उनका खेल खत्म है। तो अब सवाल ये नहीं था कि जाना है या नहीं, सवाल ये था कि कैसे जाना है। और यहीं पर असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि मैदान में 3 खिलाड़ी थे, कांग्रेस, मुस्लिम लीग और खुद अंग्रेज। और तीनों के लक्ष्य एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। बहुत अलग। अच्छा, तो अंग्रेज तो जा रहे थे, बाकी दोनों पक्ष क्या चाहते थे? कांग्रेस का क्या नजरिया था? कांग्रेस का स्टैंड साफ था। वो चाहते थे कि सत्ता एक मजबूत केंद्र को सौंपी जाए। उनका मानना था कि अल्पसंख्यकों के जो भी मुद्दे हैं उन्हें आजादी के बाद सुलझाया जा सकता है, लेकिन पहले अंग्रेज जाएं और एक संयुक्त भारत छोड़कर जाएं। और मुस्लिम लीग? उनका तो एजेंडा और भी ज्यादा स्पष्ट था। सिर्फ एक लक्ष्य, एक अलग देश पाकिस्तान। वो किसी भी कीमत पर एक हिंदू बहुल सरकार के अधीन नहीं रहना चाहते थे। बिल्कुल। और इसमें अंग्रेजों का अपना क्या स्वार्थ था? वो तो बस सत्ता सौंप कर निकल सकते थे। नहीं, उनकी भी अपनी प्राथमिकताएं थी। वो एक संयुक्त और एक मित्र भारत चाहते थे जो भविष्य में कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहे, ताकि उनके सामरिक हितों की रक्षा हो सके। हाँ, उन्हें लगता था कि अगर भारत का बंटवारा हुआ तो ये सैनिक और रणनीतिक रूप से कमजोर देश बनेगा और ये उनकी कूटनीति पर एक धब्बा भी होता। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। ब्रिटिश सरकार का जो रुख था मुस्लिम लीग को लेकर, वो अचानक बदलता हुआ दिखता है। हाँ, वो 15 मार्च 1946 का प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली का बयान वो बहुत महत्वपूर्ण था। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों का ध्यान रखते हैं, लेकिन किसी अल्पसंख्यक को बहुमत की प्रगति पर वीटो लगाने की अनुमति नहीं दे सकते। ये तो बहुत बड़ी बात थी। ये शिमला सम्मेलन से एकदम उल्टा था, जहां जिन्ना को वीटो करने दिया गया था। बिल्कुल। अब अंग्रेज साफ कह रहे थे कि वो जिन्ना को हर बात पर वीटो नहीं करने देंगे।
तो मिशन बल्ली पहुंचता है, लंबी बातचीत होती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता। नहीं, कांग्रेस और लीग अपनी अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। तब मिशन मई 1946 में अपना खुद का प्लान पेश करता है। अब आते हैं असल प्लान पर। मुझे ये हमेशा एक पहेली जैसा लगा है। एक ऐसा प्लान जिसे कांग्रेस और लीग दोनों ने हाँ भी कहा और ना भी। आखिर इसमें ऐसा क्या था? ये वाकई एक पहेली थी, और इसकी सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि इसने सीधे सीधे पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। अरे ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब जिन्ना की जो मुख्य मांग थी उसे ही खारिज कर दिया। हाँ, उन्होंने बाकायदा कारण दिए कि क्यों पाकिस्तान एक अच्छा आइडिया नहीं है। पहला, प्रस्तावित पाकिस्तान में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम जनसंख्या शामिल हो जाती। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में लगभग 38% तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र में लगभग 48% जनसंख्या गैर मुस्लिम होती। दूसरा, यदि सांप्रदायिक आत्मनिर्णय के सिद्धांत को स्वीकार किया जाता तो पश्चिमी बंगाल में हिंदू बहुल क्षेत्र तथा पंजाब के अंबाला और जालंधर जैसे सिख और हिंदू बहुल क्षेत्रों के अलग होने की मांग उठ जाती। तीसरा, बंगाल और पंजाब के विभाजन से वहाँ की गहरी क्षेत्रीय और सामाजिक एकता टूट जाती। चौथा, विभाजन से गंभीर आर्थिक और प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न होती, विशेष रूप से पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के बीच संचार की समस्या। पांचवा, सशस्त्र सेनाओं का विभाजन भारत की सुरक्षा के लिए अत्यंत खतरनाक सिद्ध हो सकता था। इसी कारण कैबिनेट मिशन ने पूर्ण पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया। उनका फॉर्मूला था एक बेहद जटिल 3 स्तरीय ढांचा। 3 स्तर? ये सुनने में ही उलझावा लगता है। क्या मतलब था इसका? इसे ऐसे समझिए कि उन्होंने भारत को 3 बड़ी टीमों में बांट दिया। टीमों में? हाँ, टीम ए जिसमें मद्रास, बॉम्बे, बिहार जैसे ज्यादातर हिंदू बहुल प्रांत थे। हाँ। और फिर टीम बी और सी जो मुस्लिम बहुल प्रांतों के 2 अलग-अलग ग्रुप थे। अच्छा। टीम बी में उत्तर पश्चिम के प्रांत जैसे पंजाब और सिंध। और टीम सी में? उत्तर पूर्व के बंगाल और असम। ठीक है, तो इन टीमों को करना क्या था? प्लान ये था कि पहले ये तीनों टीमें यानी सेक्शंस अलग-अलग बैठकर अपने प्रांतों और अपने सेक्शन का संविधान बनाएंगी। जब ये काम पूरा हो जाएगा तब तीनों टीमों के सारे सदस्य एक साथ बैठकर पूरे भारत यानी यूनियन का संविधान बनाएंगे। और केंद्र के पास क्या शक्तियां होती? लगभग कुछ भी नहीं। केंद्र के पास सिर्फ 3 विषय होते, रक्षा, संचार और विदेश मामले। बाकी सारी शक्तियां प्रांतों के पास होती। 1 मिनट, यहाँ तक कि अवशिष्ट शक्तियां भी प्रांतों को दी गई थी? हाँ, वो भी प्रांतों को ही। इसका मतलब तो ये है कि अगर भविष्य में कोई नया मुद्दा आता तो उस पर फैसला लेने का हक केंद्र का नहीं प्रांतों का होता। ये तो केंद्र को बहुत कमजोर बना देता। बिल्कुल, ये एक बहुत ही ढीला ढाला संघ होता जिसमें प्रांत लगभग आजाद होते। और इस प्लान में 2 और शर्तें थीं जो इसे और भी जटिल बना देती थीं। हाँ, पहले ये कि पहले आम चुनाव के बाद कोई भी प्रांत अपनी टीम यानी ग्रुप से बाहर निकल सकता था। और दूसरी ये कि 10 साल बाद कोई भी प्रांत पूरे संविधान पर पुनर्विचार की मांग कर सकता था। बाप रे, ये तो एक टाइम बॉम्ब जैसा है। एक तरफ आप देश को एक रख रहे हैं और दूसरी तरफ आप उन्हें 10 साल बाद अलग होने का रास्ता भी दे रहे हैं। तो इस पर कांग्रेस और लीग की क्या प्रतिक्रिया थी, खासकर उस ग्रुपिंग वाली शर्त पर? यहीं पर पार्टियों के बीच भरोसे की जो कमी थी वो खुलकर सामने आ गई। अच्छा? दोनों ने प्लान के एक ही वाक्य का अपने अपने हिसाब से मतलब निकाला। कांग्रेस ने माना कि ग्रुपिंग वैकल्पिक है, मतलब प्रांतों की मर्जी है कि वो किसी ग्रुप में शामिल हों या ना हों। उनके लिए ये पाकिस्तान की मांग के खिलाफ एक जीत थी। बिल्कुल। और मुस्लिम लीग ने इसे कैसे देखा? मुस्लिम लीग का मानना था कि ग्रुपिंग अनिवार्य है, यानी प्रांतों को ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा। उनके लिए सेक्शन बी और सी ही भविष्य के पाकिस्तान की नींव थे। हाँ, वो इसे पाकिस्तान बनाने की दिशा में पहला कदम मान रहे थे। और बाद में मिशन ने भी साफ किया कि उनका इरादा ग्रुपिंग को अनिवार्य रखने का ही था। तो हमारे सामने एक ऐसी स्थिति है जहां दोनों पक्षों ने एक ही दस्तावेज पर दस्तखत किए, लेकिन दोनों के दिमाग में उसकी तस्वीर बिल्कुल अलग थी। हाँ, ये तो शुरू से ही एक आपदा का नुस्खा लग रहा था। इसीलिए दोनों ने प्लान को स्वीकार तो कर लिया, लेकिन साथ में अपनी आपत्तियां भी दर्ज कराईं। जी, कांग्रेस की सबसे बड़ी आपत्ति ये थी कि प्रांतों को शुरू से ही ग्रुप में शामिल न होने का विकल्प मिलना चाहिए। वो खासकर NWFP और असम के बारे में चिंतित थे। हाँ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकारें थीं, लेकिन उन्हें मुस्लिम बहुल ग्रुप में डाल दिया गया था। और लीग की आपत्ति तो इसके ठीक उलट होगी। बिल्कुल उलट। वो चाहते थे कि ये साफ साफ लिखा जाए कि ग्रुपिंग अनिवार्य है,
ताकि भविष्य में सेक्शन बी और सी को पाकिस्तान बनने से कोई रोक न सके। ये तो शतरंज का खेल चल रहा था, जहां हर कोई अगले 10 कदम के बारे में सोच रहा था। तो इस नाजुक संतुलन का अंत कैसे हुआ? जून 1946 तक तो दोनों पक्ष मान गए थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि जुलाई में सब कुछ बिखर गया? इसकी वजह बना 10 जुलाई 1946 को जवाहरलाल नेहरू का दिया गया एक बयान। और यही वो पल था जहां सब कुछ बिखर गया है ना? बिल्कुल। एक बयान ने पूरे खेल को पलट दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहरू ने कहा, हम किसी भी एक चीज से बंधे नहीं हैं, सिवाय इसके कि हमने संविधान सभा में जाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि संविधान सभा संप्रभु होगी, सॉवरेन। हाँ, इसका मतलब था कि संविधान सभा ही सबसे बड़ी ताकत होगी और वो कैबिनेट मिशन के बनाए किसी भी नियम को बदलने के लिए आजाद होगी। और उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ग्रुपिंग वाली शर्त शायद लागू ही ना हो। जी, क्योंकि असम जैसे प्रांत इसका विरोध करेंगे और उन्हें ग्रुप में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अब देखिए, तकनीकी रूप से बात सही हो सकती थी, लेकिन उस विस्फोटक माहौल में ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक भूल साबित हुई। और जिन्ना को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जिन्ना को वो बहाना मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने कहा कि नेहरू के बयान से साफ है कि कांग्रेस का इरादा ठीक नहीं है और वो संविधान सभा में अपनी बहुमत का इस्तेमाल करके मुसलमानों के हितों के खिलाफ काम करेगी। और फिर 29 जुलाई को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान से अपनी स्वीकृति वापस ले ली और पाकिस्तान हासिल करने के लिए 16 अगस्त से प्रत्यक्ष कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। और यहीं से वो हिंसा और दंगों का दौर शुरू हुआ, जिसका अंत देश के बंटवारे के साथ हुआ। तो एक प्लान जो भारत को एकजुट रखने के लिए बनाया गया था, आखिर में उन्हीं घटनाओं का कारण बना जिनसे देश का बंटवारा हुआ। एक शर्त की अलग-अलग व्याख्या और एक बयान ने इतिहास की धारा ही बदल दी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पार्टियों के बीच भरोसे की भारी कमी को दिखाता है। बिल्कुल। ये प्लान इतना जटिल था कि इसे सफल होने के लिए जिस सद्भावना और विश्वास की जरूरत थी, वो उस समय मौजूद ही नहीं थी। हर पक्ष दूसरे के इरादों पर शक कर रहा था और अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए योजना की व्याख्या अपने फायदे के हिसाब से कर रहा था। हाँ, स्रोत हमें राजनीतिक दांव-पेंच के बारे में बहुत कुछ बताता है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। कौन सा सवाल? इस प्लान ने प्रांतों को 10 साल बाद संघ से अलग होने या संविधान पर पुनर्विचार का अधिकार दिया था। अगर ये प्लान किसी तरह सफल हो भी जाता तो वो भारत कैसा होता जिसके सिर पर 10 साल की ये तलवार लटक रही होती? क्या वो एक साथ रह पाता या भविष्य में विभाजन होना तय ही